नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हमारे टेबल पर हैं कास्ट सेंसस के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। पाकिस्तान ये चाहता है कि जो कश्मीर है उसकी हालत भी गाजा जैसी हो जाए। गाजा की सिचुएशन अभी जो है उसकी बात नहीं हो रही है। गाजा की सिचुएशन का मतलब यह है कि हमेशा ये कश्मीर वाला पोर्शन जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक क्षेत्र बन जाए। ट्रंप साहब की सरकार ने कुछ टैरिफ्स लगाए हैं, कुछ नई अपडेट्स दी हैं और ये टैरिफ्स जो हैं ये फिल्मों पर लगाए हैं। तो इससे हम ये समझेंगे कि कैसे ये जो टैरिफ का मूव है इसकी इम्पैक्ट हॉलीवुड पर बहुत ही नेगेटिव तरीके से आ सकती है। फिर आपने एक प्रोजेक्ट के बारे में शायद सुना होगा। वे सारे स्टूडेंट्स जो एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, राइट। इसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आपने अभी अभी तैयारी की शुरुआत की है एंड इफ यू डोंट नो व्हाट कालादान प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। मैप को भी देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट टूडेज डिस्कशन ऑन ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक नई चीज जो है वो अब रियलिटी बन चुकी है। Discuss the vulnerabilities of conventional military platforms like fighter jets to drone attacks and suggest countermeasures for India. प्रश्न को समझते हैं। जो कन्वेंशनल मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स है, कन्वेंशनल मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का मतलब यहां पर यह होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अभी तक जो चीजें हम यूज करते आए हैं। अगर हम एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, नेवी भी फाइटर जेट्स इस्तेमाल करती है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं तो उसमें फाइटर जेट्स जो हैं उनको रखा जाता है, एज यू नो। तो आर्मी और नेवी दोनों फाइटर जेट्स का इस्तेमाल डिफेंस के लिए और अटैक के लिए करती आई है। लेकिन एक नई चीज सामने आई है कि जो ड्रोन्स हैं वो फाइटर जेट्स को हरा सकते हैं। और ये बात जो है वो भारत को नोट डाउन करने की जरूरत है। भारत को इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम और ज्यादा फाइटर जेट्स को मींस मंगवाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल रफाल की बात करें तो उसका एक नेवी वाला वर्जन जो है वो हमारे देश में आने वाला है। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़ी डील जो है वो अनाउंस की गई। इसके अलावा F-35 के बारे में डिस्कशन हुई थी। यूएसए जो है उनके मीन्स हमारे मोदी साहब जब गए उस समय पर भी यूएसए ने कहा कि वी आर रेडी टू ऑफर इन द सेंस कि हम ये F-35 फाइटर जेट जो है वो आपको बेचने के लिए तैयार हैं। और जब जेडी वांस साहब भारत की यात्रा पर आए थे तब भी F-35 की बात आई थी। नाउ यू नो इट वेरी वेल कि ये जो फाइटर जेट्स हैं दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और उसके कंपैरिजन में अगर मिलिट्री ड्रोन्स को देखें तो दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। आज ये विषय के बारे में डिस्कशन इसलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन ने एक नेवल ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रशिया का Su-30 फाइटर जेट जो है उसको गिरा दिया है। दिसंबर 2024 की बात है जब यूक्रेन ने रशिया का Mi-8 हेलीकॉप्टर जो है उसको ड्रोन के माध्यम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब लेटेस्ट खबर यह आ रही है कि यूक्रेन का एक ड्रोन है जिसका नाम है मागुरा। ये मागुरा ड्रोन जो है इसकी कीमत कितनी है पता है? $2,65,000, $2,65,000 का ये ड्रोन है। इसने क्या किया है? इसने Su-30 को डिस्ट्रॉय किया। अब Su-30 की प्राइस कितनी है पता है? इट इज $50 मिलियन। आप सोचिए, तो ना के बराबर कीमत का एक ड्रोन जो है वो एक इतने एक्सपेंसिव फाइटर जेट को गिरा देता है। दिस हाईलाइट्स द इवॉल्विंग डायनामिक्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। मॉडर्न वॉरफेयर में अब आपके पास कितना एडवांस्ड फाइटर जेट हैं वो भी मैटर नहीं करेगा। आपका एक ड्रोन जो है वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहां पर जो एक कोस्ट एसिमेट्री है कि ड्रोन का थ्रेट जो है वो जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और भारत को इस चीज़ को काफ़ी सिंसियरली देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास Su-30 MKI, ये भारत का जो वर्जन है तो इसका नाम Su-30 MKI है। तो यू नो हाउ मेनी वी हैव 259 SQ30 MKI।
तो ये ड्रोन अटैक्स से वल्नरेबल हैं. तो व्हाट वी नीड नाउ, वी नीड टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ काउंटर मेजर्स कि ये जो ड्रोन का खतरा है, तो एक तो हमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डेवलप करना पड़ेगा. इसी के साथ साथ कोई रॉक सॉलिड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और यहाँ पर हमें जो हमारा एक रिलायंस है, राइट, जो एक्सपेंसिव कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर हमारी जो निर्भरता है, इसको भी हमें रीअसेस करना पड़ेगा कि आज की रियलिटी जो है वो चेंज हुई है. और ड्रोन्स जो हैं वो जेन्युइनली ये डिफेंस स्ट्रेटजीज को रीशेप कर रहे हैं. और सिर्फ यहाँ पर यूक्रेन और रशिया की बात नहीं है, दुनिया भर में ये चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही है. इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एंड दैट इज़ चाइना. अभी कुछ समय पहले चाइना ने दुनिया का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्पस बिल्ट ड्रोन कैरियर लॉन्च किया है. वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्पस बिल्ट ड्रोन कैरियर. इसका मतलब क्या है? जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, वैसे ड्रोन कैरियर. एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं उनको इस ड्रोन कैरियर के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है. और ये ड्रोन कैरियर्स जो हैं, ये आपकी जो फोर्स है, आपकी जो ताकत है, उसको कितना ज्यादा बढ़ा देता है, एज यू कैन इमेजिन. और आपके जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हैं उनको भी हमेशा के लिए चेंज कर देता है. तो वी नीड ड्रोन सेंट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रेन. दिस इज समथिंग दैट वी नीड. ताइवान का अगर हम एग्जांपल लें, तो ताइवान के पास व्हेन इट कम्स टू नेवी, एज यू वेरी वेल नो कि चाइना की नेवी जो है वो ताइवान के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रांग है. तो ताइवान अगर चाइना को हैंडल करना चाहता है, एक टक्कर देना चाहता है, तो इसमें भी ताइवान को अपनी जो ड्रोन सेंट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है उसको बदलना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा. एंड सेम थिंग गोज विद आवर कंट्री इंडिया एज वेल. वी ऑल्सो need to upgrade and adopt a new drone-centric warfare doctrine. India needs to recalibrate defense procurement to address emerging drone threats and opportunities. तो जो फोकस है हमारा वो कोस्टली प्लेटफॉर्म्स से आगे बढ़कर कोस्ट इफेक्टिव ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम पर हमें रखना पड़ेगा. और इसी के साथ साथ जैसे हमने देखा कि ड्रोन्स जो हैं ये दोनों चीज़ें एक थ्रेट भी हैं और एक अपॉर्चुनिटी भी हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू हियर, ऑफ कोर्स, ड्रोन के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा. इसी के साथ साथ इंडिजीनियस ड्रोन डेवलपमेंट और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में भी हमें R&D के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा. ओके, I hope things are clear. Now let's move on to next topic. Topic number 2 जो है, this is about tariffs. Discuss how protectionist policies like tariffs can impact the dominance of Hollywood in the global entertainment market. ट्रंप साहब ने एक लेटेस्ट डिसीजन लिया है. डिसीजन ये है कि जो फॉरेन की फिल्म्स हैं, खास करके उन्होंने कहा है फॉरेन प्रोड्यूस्ड फिल्म्स, तो उन पर 100% टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा. तो एनालिसिस तो यही कहता है कि इससे जो नुकसान होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन हॉलीवुड. बेसिकली ट्रंप साहब जो हैं वो जो इकोनॉमिकल इश्यूज चल रहे हैं यूएसए के जो भी हैं, और खास करके हॉलीवुड जो है वो भी इट्स लाइक बॉलीवुड, राइट. तो वहाँ की भी फिल्में उतनी ज़्यादा नहीं चल रही है. एक वक्त जो था, एक दबदबा जो था, वो आज उतना नहीं रहा है, क्योंकि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 अगर कोई फिल्म रही है तो दैट इज नीजा 2, राइट. दिस इज ए चाइनीज फिल्म और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पोजीशन पर यह रही. तो ट्रंप साहब का ध्यान जो है वो चाइनीज फिल्मों की तरफ गया कि भाई फिल्मों पर भी हमें टैरिफ लगाना पड़ेगा. तो एक दूसरा प्रश्न ये भी आ रहा है, फिल्म इज नॉट लाइक ए प्रोडक्ट, राइट, इट इज ए सॉर्ट ऑफ सर्विस. तो क्या आने वाले समय में यूएसए सर्विसेज पर भी टैरिफ लगाएगा? दिस इज ए क्वेश्चन जो इससे पैदा होता है. और आई एम श्योर दुनिया भर के जो अलग अलग एनालिस्ट्स हैं, सरकारें हैं, वो इसके बारे में सोच रही होगी कि अगर ये मूव लिया है तो क्या फ्यूचर में ये भी होने वाला है. गुड्स पर तो लगाया है, मर्चेंडाइज
प्रोडक्ट्स पर और गुड्स पर आपने लगाया है, तो क्या सर्विसेज भी ट्रंप साहब की चपेट में आने वाली हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहां पर जो उन्होंने एक चीज को मिस किया है, दैट इज हॉलीवुड जो है दोस्तों, उसकी एक बहुत बड़ी रेवेन्यू का सोर्स जो है दैट इज द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सक्सेसफुल फिल्मों की बात अगर हम करें तो एक तो है अवतार। मैं राजेश खन्ना साहब की अवतार की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं वो जो अवतार हॉलीवुड फिल्म है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और अवतार 1 और अवतार 2 दोनों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। टाइटैनिक जो है उसने भी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। लेकिन ये जो सारी फिल्म्स हैं, ये बड़ी बड़ी जो हॉलीवुड की हिट्स हैं, इनका आप समझ लीजिए 70 से लेकर 73% का रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आता है? वर्ल्ड मार्केट में से आता है। तो जब आप टैरिफ्स लगाएंगे दूसरे देशों पर, लेट्स से चाइना पर, भारत की फिल्मों पर लेट्स से, तो फिर यहाँ की जो सरकार है वो भी यही करेगी, रेसिप्रोकल करेगी चीज़ों को। तो फिर हॉलीवुड की जो अर्निंग्स हैं, ग्लोबल अर्निंग्स, उस पर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट आ सकती है। और लगभग जितनी हॉलीवुड की फिल्म्स हैं उनकी आप समझ लीजिए 2/3 जितनी इनकम जो है, लगभग 66% जितनी इनकम जो है वो ग्लोबल या फिर फॉरेन मार्केट में से उनको मिलती है। इसी के साथ हॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड इसलिए है, यानी फिर या फिर आप कह सकते हैं कि ग्लोबली एक डोमिनेंस जो रहा है, इतने समय से हॉलीवुड इतना आगे रहा है, उसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि इंटरनेशनल टैलेंट जो है, ग्लोबल टैलेंट जो है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है, उस पर हॉलीवुड का रिलायंस रहा है। तो बड़े फिल्मों की अगर हम बात करें, बड़े डायरेक्टर्स की बात करें, तो जेम्स कैमरॉन कहाँ के हैं? ये कनाडा के हैं। हमारे देश की प्रियंका चोपड़ा, शी इज डूइंग वेरी वेल इन यूएसए। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि ग्लोबल टैलेंट जो है उसकी वजह से हॉलीवुड को काफ़ी सारा फायदा हुआ है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि उन्होंने कहा है फॉरेन प्रोड्यूस्ड फिल्म, तो लेट्स से अगर कोई फिल्म 50% यूएसए में शूट हुई है और 50% जो है वो दूसरे देश में हुई, तो उस पर किस प्रकार की चीज़ें होगी? फिर क्या ओटीटी कंटेंट जो है उस पर भी ये टैरिफ जो है वो एप्लीकेशन में आएगा? ये सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे लिए भी चैलेंज होगा। हिंदी और तेलुगु फिल्म्स जो हैं, ये एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ी अर्निंग जो है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं, ये यूएसए की मार्केट में से उनको मिलते हैं। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर भी इसकी इम्पैक्ट आएगी। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ, यूएसए ने एक एल्काट्राज नाम की उनकी एक जगह है, एल्काट्राज प्रिजन था, राइट, जेल थी। तो वहाँ से कुछ 3 कैदी भाग गए थे। तो उसके बाद यूएसए ने, आई थिंक 70s की बात है, 1973 के आसपास, यूएसए ने ये जब हादसा हुआ तो सरकार ने सोचा कि ये जो प्रिजन है उसको बंद कर देते हैं। और उसके बाद इसी प्रिजन पर बहुत सारी फिल्में जो हैं वो शूट की गई और काफ़ी सारी फिल्में जो हैं वो फेमस भी हुई। अब ट्रंप साहब ने यह तय किया है कि अल्काट्राज जो है उसको फिर से ये जो जेल, ये जो जगह है, इसको फिर से जेल के तौर पर ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये एक चीज़ जो है वो कनेक्ट की गई है कि जो ट्रंप साहब हैं उनकी जो फोर्ट्रेस लाइक अप्रोच है, वो अमेरिकन इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं। लेकिन उनके इस प्रकार के मूव्स से वो बचाना तो कम, लेकिन वो एल्काट्राज जैसी जगहों पर, ये मीन्स बेसिकली वो जो इकोनॉमिकल वूज को एड्रेस करने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं ना, तो बेसिकली इज नॉट प्रोटेक्टिंग, ही इज इनफैक्ट जेलिंग ऑल द इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ यूएसए, राइट। Moving on to third topic, very interesting topic. Critically examine the feasibility of the Kaladan multimodal transit transport project as an alternative route to India's northeast amid challenges in Myanmar. म्यांमार में अभी इश्यूज चल रहे हैं, आई एम श्योर यू नो, राइट। कुछ जगहों पर आर्मी का रूल है, तो कुछ जगहों पर वहाँ की रेबल फोर्सेस जो हैं वो चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं, दूसरे भी ग्रुप्स हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ये तो एक ब्रीफ है। अब ये कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, इसको हम कालादान प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है टू कनेक्ट आवर नॉर्थ ईस्ट विथ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। अब ये कालादान इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा
ख़राब चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश के जो एक एडवाइज़र हैं फजलुर रहमान, जो वहाँ के यूनुस साहब के एडवाइज़र हैं फजलुर रहमान, उन्होंने पता है कितना एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को लेकर। उन्होंने ये कहा कि अगर भारत जो है ये पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है तो बांग्लादेश को चाइना के साथ मिलकर, ये उनका स्टेटमेंट है, बांग्लादेश को चाइना के साथ मिलकर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि हमारा जो ये 7 सिस्टर स्टेट्स है ना हमारे, इनको हड़प लेना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने बताई है। तो बांग्लादेश के साथ रिलेशंस काफी ज्यादा खराब है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात वो क्यों कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये एक लैंड लॉक्ड रीजन है और भारत की कनेक्टिविटी, भारत की इन द सेंस हमारे दूसरे राज्यों की कनेक्टिविटी, हमारे ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके साथ जो है दैट इज वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब जब से भारत ने ये जो स्टेटमेंट दिया था यूनुस साहब ने चाइना में जाकर, और भारत के इंडियन ओशियन का एक बहुत एक इम्पोर्टेंट प्लेयर अगर कोई है तो दैट इज़ चाइना, और चाइना की तारीफ की थी, याद है ना, इस बारे में हमने डिस्कशन की थी। तो उसके बाद भारत ने क्या किया, बांग्लादेश की ये जो करंट सरकार है उसको सबक सिखाने के लिए भारत ने कुछ ट्रांजिट फैसिलिटीज़ जो हैं, नॉट जस्ट ट्रांजिट बट कुछ ट्रेड के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो थी तो उस पर ब्रेक लगा दी है बांग्लादेश के साथ। तो अब यहां पर बांग्लादेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट की धमकी हमें दे रहा है। अब ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको आप देख लीजिए, दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसको कई बार चिकन स्नैक भी कहा जाता है। ओके, अब ये रहे हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिलीगुड़ी वाला पोर्शन है यहां से बहुत ही पतली जगह है यहां पर, और ये पहाड़ी इलाका है। तो नेपाल यहां से दूर नहीं है, बांग्लादेश दूर नहीं है, भूटान है, चाइना यहां पर डोकलाम वाला जो इश्यू चल रहा था तो चाइना और भूटान के बीच में, तो उस समय पर सबसे बड़ा कंसर्न जो भारत का था दैट वाज दिस चिकन स्नैक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कि चाइना जो है वो यहाँ से धड़ाधड़ अटैक करें और इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा क्या कहते हैं, डीकपल हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी विथ द मेन लैंड। समझ रहे हैं ना आप सारी चीज़ें? आई एम श्योर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगेन इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है भारत के लिए। जब शेख हसीना जी की सरकार थी उस समय पर भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। हसीना जी ने मेक श्योर किया था कि कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटी जो है वो बांग्लादेश से ऑपरेट ना हो, और जो ट्रांजिट के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, कुछ फॉर एग्जांपल एक है मोंगला पोर्ट है, और एक है छत्तोग्राम, ये दोनों पोर्ट्स हैं। तो ये पोर्ट्स के माध्यम से और फिर बांग्लादेश के माध्यम से चीज़ें जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंचाई जाती थी, और इससे कोस्ट भी कम आता था, वक्त भी बचता था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन पोस्ट अगस्त 2024 ये ट्रेड और ट्रांजिट के रूट्स जो हैं वो डिसरप्ट हो गए बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ यूनुस सरकार। तो यहां पर जो एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू बांग्लादेश डिपेंडेंट रूट। ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और भारत ने इस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया है। अब ये कैसा दिखता है देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, right, is a large scale initiative aimed at promoting connectivity between India and Myanmar via land and the sea। तो यहाँ से आप कोलकाता से स्टार्ट करेंगे, राइट, रिवर रूट, एंड देन सी रूट के माध्यम से बे ऑफ बंगाल होते हुए ये जो सितवे पोर्ट है, ये सितवे पोर्ट तक आप पहुँचेंगे। सितवे पोर्ट से फिर
you will take river, ओके, ये पालितवा तक पहुंचेंगे और पालितवा से फिर कालितवा, और ये जो है फिर यहाँ से आप पहुंचेंगे वाया रोड, यू विल एंटर इंडिया। ये इंडिया की बॉर्डर है, देख सकते हैं आप। सो कोलकाता को मिजोरम से जोड़ने का काम जो है वो ये कालादान प्रोजेक्ट करता है। अच्छी तरीके से फिर से एक बार देख लेते हैं, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेट्स जूम इट अप अ लिटिल बिट। तो देखिए यहाँ पर फॉलो दिस रेड डॉट, कोलकाता से आप निकले वाटरवेज के माध्यम से, यू रीच हियर टू सितवे, सितवे से आप कालादान नदी जो है, इसीलिए इसका नाम जो है वो कालादान है। तो कालादान नदी ये है जो ब्लू में आप देख सकते हैं, तो ये कालादान नदी पालितवा पहुंचेंगे और पालितवा से फिर रोडवेज के माध्यम से आप एंटर होंगे इंडिया में। तो ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है उसको वैसे लैंडलॉक्ड है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, लेकिन पोर्ट कनेक्टिविटी जो है ये कालादान प्रोजेक्ट की वजह से मिली। और ये कालादान की वजह से जो डिस्टेंस है ये कम हो जाता है। इट इज समवेयर अराउंड 1328 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास कर देंगे, ये बांग्लादेश जो है ये बाईपास हो जाएगा। तो अगर एक प्रेशर क्रिएट करता है बांग्लादेश, तो फिर एक अल्टरनेटिव के तौर पर इसको हम और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन फिर बांग्लादेश में जो म्यांमार में जो चैलेंजेस चल रहे हैं, इसकी वजह से कालादान प्रोजेक्ट जो है इसका काम जो है वो कहीं ना कहीं ठप हो चुका है। एज यू नो, सिविल वॉर, फिर रोहिंग्या इश्यू चल रहा था, तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन में काफ़ी ज़्यादा डिलेज हमें देखने को मिले। एक 109 किलोमीटर का रोड है, हाईवे है, ये बेसिकली म्यांमार जो हमने देखा ना, पालितवे से फिर कालितवे वाला रोड, तो ये वाला रोड जो है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज गोइंग ऑन इन म्यांमार। और रखाइन रीजन जो है जहां पर ये सितवे पोर्ट पड़ता है, तो ये आराकान आर्मी के पास है। फिर ये रखाइन राज्य जो है तो ये इट इज कंट्रोल्ड बाय आराकान आर्मी, और जुंता जो है उसके पास सितवे पोर्ट है, इज कंट्रोल्ड बाय जुंता। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। दोनों आमने सामने हैं और भारत के दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। बैक चैनल पर भारत जो है ये अराकान आर्मी के साथ भी बातचीत कर रहा है। फिर NUG जो है इट इज़ अपीलिंग कि हम उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करें, कोऑर्डिनेशन मीन्स एथनिक ग्रुप्स जो हैं उनके साथ हम उनको सपोर्ट करें, उनको चीज़ें प्रोवाइड करें। तो अगर हम अराकान आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो फिर जुंता जो है वो नाराज़ हो जाएगा, और जुंता नाराज़ होगा तो जुंता विल गो है मीन्स शेक हैंड्स विद चाइना। तो एज यू कैन सी कि चीज़ें यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेट है म्यांमार में। तो हमें बेसिकली सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, एंड वी हैव टू फाइंड ए वे आउट कि वहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो उनके अंदर के जो भी इश्यूज़ चल रहे हों, वी हैव टू मेक श्योर कि हम सभी के साथ एक इक्वी डिस्टेंस रखें और सभी का दिल जीते और इस नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो है उसकी पजल को सॉल्व करें। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। आई होप ये पूरा प्रोजेक्ट और इसके साथ जुड़ी हुई जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पहलगाम अटैक जो हुआ। तो प्रश्न यह है कि इवेल्युएट द लेसन्स फ्रॉम past terror attacks like 26/11 and Pahalgam in shaping India's counter-terrorism policies and public safety measures. अभी जो OIC है उसका एक स्टेटमेंट आया है। इट हाईलाइट्स GCC's emerging role as a balancing force amid Pakistan's anti-India narrative. भारत के खिलाफ ये OIC में पाकिस्तान ने काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए। तो GCC के देश जो हैं तो उन्होंने एक कंडेम किया है एक जेनेरिक लाइन के माध्यम से, बट एनीवेज दे हैव कंडेम्ड टेररिज्म। और यहाँ पर दिखाता है कि GCC देश जो हैं तो उनके साथ भारत के इकोनॉमिकल टाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। यू नो व्हाट GCC इज, यू नो व्हाट OIC इज, राइट? नहीं पता है? चलो एक्सप्लेन कर दे। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। गूगल कीजिए, जानिए इसके बारे में, थोड़ी R&D कीजिए इसके ऊपर, राइट? ये GCC देश जो हैं तो
कौन कौन से देश जीसीसी का पार्ट है, ओआईसी जो है वो कितना बड़ा है, कितने देश हैं उसमें, ये सारी चीज़ों को देखिए आप, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। बेसिकली ये एक जो इस्लामिक देशों का ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर आपको अरबी देश जो हैं ये जीसीसी में देखने को मिलता है। तो अरबी देशों के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए, सऊदी, कतर एंड देन यूएई एक्सेट्रा। तो जीसीसी के साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं ये इम्प्रूव हुए हैं, तो इसकी वजह से भारत के कंसर्न्स को ओआईसी कंप्लीटली डिसरिगार्ड नहीं कर पाया। दिस इंडिकेट्स कि इकोनॉमिक स्टेक्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए हैं, और इकोनॉमिक स्टेक्स की वजह से, भारत की इकोनॉमिकल पोटेंशियल और ताकत की वजह से हम जम्मू एंड कश्मीर में हमारे जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। अब पहलगाम अटैक जो है इट रिफ्लेक्ट्स दिस थिंग कि पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है कि यहाँ पर वायलेंस की सिचुएशन होती रहे। 1990s में जो पाकिस्तान कर रहा था, जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी उन्होंने की कि फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करवा देना, वही चीज़ जो है वो पाकिस्तान ने इस बार पहलगाम अटैक में भी की। और दिस इंडिकेट्स कि भारत का जो एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसमें भारत की जो एक दिशा और जो हमारी स्पीड है, हमारी जो पेस है, उससे हमें डिसरप्ट और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है। पाकिस्तान के खुद के खाने पीने के लाले पड़े हैं, एज वी ऑल नो कि आईएमएफ ने पैकेज दिया तब जाकर वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत बैलेंस में आई। तो यहाँ पर भारत जो है, भारत को आईएमएफ को ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो ऐसे इंक्रीज हुआ है, तो क्या आईएमएफ की जो एड है, आईएमएफ ने जो पैसे दिए थे, तो क्या इसका मिसयूज हो रहा है? ये प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है पाकिस्तान पर। और अभी हम कल ही बात कर रहे थे ना, इससे पहले की डिस्कशन में, कि यूएसए के साथ जो हमारी ट्रेड डील है, मैंने आपको समझाया था कि कैसे सप्लाई चेन जो है उसमें चाइना को हटाकर भारत जो है वो इसमें पहुंच सकता है व्हेन इट कम्स टू दिस ग्लोबल सप्लाई चेन। तो भारत का ये जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट है खास करके यूएसए के साथ, इससे भारत की इकोनॉमिकल ताकत और स्टैंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, दिस इज जस्ट एन एजम्पशन ऑफ माइंड, कि चाइना जो है वो पुश कर रहा हो पाकिस्तान को कि भाई आप इस प्रकार से इंडिया को डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कीजिए। एफएटीएफ की जो कंडीशंस हैं उनको रीविजिट करवाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एलईटी के जो लीडर्स हैं जो जेल में रखे गए हैं, तो उनका करंट स्टेटस क्या है ये वेरीफाई किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ भारत को ये भी बताना चाहिए कि भाई हमें ऑन साइट एफएटीएफ के जो विजिट्स हैं, तो इसमें ऑन साइट विजिट्स जो हैं वो हों। और पाकिस्तान का जो एक डूबियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में, इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। पाकिस्तान पर बेसिकली प्रॉपर प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टिगेशन, कि जो टीआरएफ है उसका एलईटी के साथ कनेक्शन, ये चीज़ें जल्द से जल्द हमें प्रूव करके वर्ल्ड के सामने रखनी पड़ेगी। और जो हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ हैं, इट शुड बी ज़ीरो एरर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़। पहलगाम जो 26/11 में हुआ उसके जो भी लेसन्स हैं और पहलगाम के जो लेसन्स हैं उनको मीन्स ये सारी चीज़ों से वी नीड टू मीन्स जब ऐसी चोटें लगती हैं तो वी लर्न बिग लेसन्स। तो एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर कि ये टूरिज्म वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक नॉन इंट्रूसिव पॉलिसिंग भी हो, कि प्रोटेक्शन क्रिएट करना है लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप घूमने के लिए जा रहे हो और हर जगह पर जो हैं सोल्जर्स हैं। सिक्योरिटी इज नेसेसरी बट वी हैव टू कीप ए फाइन बैलेंस व्हेन इट कम्स टू दैट, कि जो चाहते हैं ऐसा ना हो। और बेसिकली पाकिस्तान तो यही चाहता है कि कश्मीर जो है उसकी हालत हमेशा के लिए गाज़ा जैसी हो जाए, कि यहाँ पर छोटे बड़े इश्यूज जो हैं वो हमेशा चलते रहे, लेकिन इसमें हमें उनको सक्सेसफुल होने देना नहीं है। Right. Now, dear friends, let's move on to the last topic of the day. This one is about caste enumeration in census. Analyze the implications of caste enumeration in the census for India's affirmative action programs and social justice initiatives. ये affirmative action programs क्या होते हैं आप जानते हैं, social justice initiatives क्या भारत ले रहा है ये जानते हैं, reservations and things, right? तो
कास्ट की बात करें, कास्ट एन्यूमरेशन की बात करें सेंसस, तो 1931 के बाद पहली बार ऐसा होने वाला है कि कास्ट एन्यूमरेशन जो है वो सेंसस का पार्ट बनेगा। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज में जो गैप्स हैं उनको एड्रेस करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। इसी के साथ जो SCs, STs और OBCs हैं तो उनके अंदर भी आपको देखने को मिलता है ना कि एक सब कैटेगराइजेशन की डिमांड चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई OBC की एक कास्ट है तो जो रिजर्वेशन मिल रहा है तो उस रिजर्वेशन में भी कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको इसके बेनिफिट्स मिले हैं, बाकी लोगों को, उसी कास्ट के लोगों को नहीं मिले हैं। तो कुछ क्रीमी लेयर्स में आते हैं, कुछ नॉन क्रीमी लेयर्स में आते हैं। तो ये एक क्या कहते हैं, सब कैटेगराइजेशन करना जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर सब कैटेगराइजेशन की बात करें तो इसकी लेजिटिमेसी जो है, मीन्स इसकी रिक्वायरमेंट है, ये तो लोग मानते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में ये SCs और STs में सब कैटेगराइजेशन जो है इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको ग्रीन सिग्नल दिया था। उसी के साथ साथ जस्टिस G रोहिणी कमीशन, लेट मी राइट डाउन हियर, जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, G रोहिणी कमीशन। ये G रोहिणी कमीशन जो है इसने क्या किया, इसने OBC सब कैटेगराइजेशन को स्टडी किया, लेकिन फिर विरोध होने लगा तो फिर सरकार ने ये जो रिपोर्ट है, इसकी जो फाइंडिंग है, इसको पब्लिक के सामने नहीं रखा है। तो एक कम्युनिटी के अंदर भी शार्प डिविजन्स क्रिएट होंगे। कुछ कहेंगे कि भाई हमें क्यों इसमें रिजर्वेशन, हमें क्यों नहीं मिलेंगे, वी आर नॉट क्रीमी लेयर। कुछ कहेंगे कि हमें क्रीमी लेयर से हटाओ, हमें नॉन क्रीमी लेयर में रखो। तो ये इश्यूज होंगे, एज यू नो हाउ इट वर्क्स इन आवर कंट्री, राइट। इसी के साथ साथ जो एक SECC है 2011 का, इसने पता है कितनी कास्ट्स आइडेंटिफाई की है हमारे देश में? 46 लाख। तो ये एक बहुत बड़ा एक हर्डल होगा कि आप 46 लाख कास्ट्स, इतनी, तो रीजनल जो वेरिएशंस हैं, लिंग्विस्टिक वेरिएशन है, एक ही कास्ट जो है वो महाराष्ट्र में रहती है और गुजरात में रहती है, तो गुजरात में आप उनको कुछ अलग कहेंगे, महाराष्ट्र में कुछ अलग नाम होगा उसका। तो फिर ये कन्फ्यूजन जो है, ये डिस्प्यूट्स जो हैं, इनको सॉर्ट आउट करना तो चैलेंजेस हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना में क्या आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि जो पॉलिटिकल डिबेट्स जो हैं, तो सेंसिटिविटीज कास्ट डेटा को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज वहाँ पर क्रिएट हुए। तो कास्ट एन्यूमरेशन जो है, इट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, कि जो एम्बिग्यूटीज हैं, ये कन्फ्यूजन्स हैं, ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का एक सुनहरा मौका है। लेकिन इसमें फिर पॉलिटिकल इश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट तो रहने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, राइट। तो वी नीड टू फाइंड ए मेथड, सरकार नीड्स टू फाइंड ए रॉक सॉलिड मेथड। जब आप ऐसा डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए जो मेथोडोलॉजी चाहिए कि डिस्प्यूट्स ना हो फाइंडिंग पर, तो ऐसे ही एक मेथड जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो डेटा है उसका मिसयूज़ ना हो, जो डेटा कलेक्ट हो उसका यूज़ जो है वो, जो हम कहते हैं ना कि सोशल जस्टिस का और ज़्यादा प्रमोशन हो, इस चीज़ को लेकर ये जो डेटा आएगा, जो भी, जब सेंसस कब होगा इस चीज़ के बारे में तो सरकार ने अभी नहीं बताया, लेकिन जब भी हो और जब भी डेटा सारा सॉर्ट आउट हो जाए तो एटलीस्ट ये जो एफर्मेटिव एक्शन है ये और ज़्यादा प्रिसाइज बने, जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है उनको मिले और जिनको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको ना मिले। ऐसी एक रोबस्ट सिस्टम जो है वो हमें बनानी पड़ेगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग in today's discussion. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.